तो फिल्म की शुरुआत होती है योतजा नाम के एक प्लेनेट से, जहाँ पर रहने वाला हर एलियन योतजा ही कहलाता है। और इनमें सिर्फ एक ही एबिलिटी देखी जाती है कि कौन कितना ताकतवर है और कितना अच्छा लड़ सकता है। जिस योतजा के अंदर लड़ने की स्किल्स और पावर्स ज्यादा होती हैं, उसी को रिस्पेक्ट दी जाती है, जबकि कमजोर योतजाओं को तो यहाँ रहना भी अलाउ नहीं। जैसे ही पता चलता है कि कोई योतजा कमजोर है, उसे फौरन ही मार दिया जाता है। और हम ऐसे ही एक योतजा डेक्स से भी मिलते हैं, जो जैसे ही अपने पहाड़ों के बने घर के अंदर आता है, उससे उसका भाई अपनी तलवार से लड़ने लग जाता है, क्योंकि वो डेक्स से बहुत ज्यादा प्यार करता है और नहीं चाहता कि कोई भी डेक को मार दे। इसीलिए वो डेक को ताकतवर बनाना चाहता है, इसीलिए लड़ने की प्रैक्टिस करवा रहा है। काफी देर तक इन दोनों के दरमियान में फाइट होती रहती है, पर डेक एक भी फाइट नहीं जीत पाता। उसका भाई उसे ज्यादा प्रैक्टिस करने को कहता है, तो डेक कहता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी जरूरत है, मैं अच्छा खासा ताकतवर हूँ, पर डैड और आप लोगों को नजर नहीं आता, और मैं अपने आप को साबित करके रहूंगा। इस पूरे यूनिवर्स में जो सबसे ताकतवर चीज है, मैं जरूर उसका शिकार करके लाऊंगा और अपने डैड का नाम पूरे प्लैनेट पर रोशन करूंगा। उसका भाई बताता है कि पूरे यूनिवर्स में कालिसिक नाम का ही एक मॉन्स्टर सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसे मारना और पकड़ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्या तुम उसे ले आओगे? डेक फौरन ही ये चैलेंज एक्सेप्ट कर देता है, जबकि उसका भाई उससे कहता भी है कि ये काम हमारे डैड भी नहीं कर पाए थे। इनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर डेक के डैड भी आ जाते हैं, जिनका गुस्सा डेक को देखते ही 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, और वो अपने बेटे से कहते हैं कि फौरन इसे मार दो, ये मेरे नाम के साथ सिर्फ एक धब्बा है। डेक उन्हें समझाने की कोशिश करता है, डैड ऐसा नहीं है, एक दिन मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा शिकार करके लाऊंगा और आपका नाम रोशन कर दूंगा। डेक के डैड तंजिया नजरों से उसे देखते हैं और कहते हैं तुम। उनका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है डेक की ऐसी बातों से, और वो अपनी लेजर वाली रस्सियों से डेक को बांध देते हैं और दोबारा डेक के भाई से कहते हैं कि डेक को मार दो। डेक के भाई के पास भी कोई दूसरा चारा नहीं था। अपनी डैड की बात मानते हुए वो अपनी लेजर वाली तलवार उठाता है, पर डेक को मारने के बजाय वो डेक की रस्सियां तोड़ देता है। डेक भी बिना सेकंड गवाए अपनी स्पेसशिप के अंदर चला जाता है, और डेक के डैड उसके भाई पर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो उसका एक हाथ ही काट देते हैं। दूसरे हाथ से डेक के भाई ने दोबारा डेक की मदद करने की कोशिश की थी। स्पेसशिप का जो रिमोट उनके हाथ में था, उसने अपने रिमोट से डेक की स्पेसशिप को जीना प्लैनेट के लिए लॉन्च कर दिया था, जहाँ पर डेक को कालिसिक मॉन्स्टर मिलना था। यानी कहीं ना कहीं उसे भी अपने भाई पर यकीन था। डेक जानता था कि अब उसके भाई के साथ डैड बहुत बुरा करेंगे, लेकिन इतना बुरा उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। डेक के डैड डेक के गुस्से में उसके भाई को मार देते हैं और डेक टूट जाता है। सीन कट होकर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेक जीना प्लैनेट पर पहुंच गया था। प्लैनेट के अंदर आते ही प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसकी स्पेसशिप के सारे शीशे टूट जाते हैं, और अपने आप को बचाने के लिए डेक एक कैप्सूल में बैठ जाता है और उसकी क्रैश लैंडिंग होती है जीना के जंगलों में। अब डेक क्योंकि योतजा था, उसे लगता था कि इसीलिए वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। उनके पास हमेशा से लड़ने के लिए तरह तरह के हथियार भी होते थे, जिसको डेक ने अपने पूरे कपड़ों में छुपाया हुआ था। पर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जीना प्लैनेट उसकी सोचों से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, और यहाँ के पौधे भी मॉन्स्टर हैं। जंगल में निकलते ही पौधे उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसके सूट में से सभी वेपन्स निकाल लेते हैं, जिसके बाद इन पौधों की बड़ी बड़ी सी बेलें डेक के ऊपर हमला कर देती हैं। डेक अपने हाथ की लेजर वाली तलवार से इन बेलों को बहुत मुश्किल से काटता है और ऐसे आगे बढ़ता रहता है। रास्ते में बहुत से पौधे उसके ऊपर हमला करते हैं, कोई उसका पाँव जकड़ता है तो कोई उसे पूरा पकड़ने की कोशिश करता है, पर सारी ही बेलों को काटने के बाद डेक फाइनली इस जंगल से बाहर निकल ही आता है। इस टाइम तक डेक बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। पहले उसने बैठकर अपनी मरहम पट्टी की और फिर उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। अभी तो उसे ये भी नहीं पता था कि कालिसिक को पकड़ने के लिए उसे जाना किस तरफ है। आगे बढ़ने पर उसका सामना बहुत सारे ऐसे फूलों से भी होता है, जो उसके करीब जाते ही उसे नुकसान पहुंचाने के लिए अपना मुंह भी खोल लेते हैं। डेक समझ गया था कि इस प्लैनेट पर हर कदम सोच समझ के रखना होगा। तभी उसे कुछ कदम दूरी पर दरख्तों में लटकी हुई एक लड़की नजर आती है, जिसका नाम थिया था। थिया डेक को अपने पास बुलाती है और कहती है, यहाँ के तो नहीं लगते तुम, यहाँ पर क्या करने आए हो? डेक थिया को बता देता है कि मैं योतजा प्लैनेट से आया हूँ और एक योतजा हूँ, और यहाँ पे कालिसिक मॉन्स्टर का शिकार करने आया हूँ, ताकि अपने योतजा प्लैनेट पर यह साबित कर पाऊँ कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। थिया कहती है, मुझे लगता है कि तुम अभी तक इस बात को नहीं जानते कि ये प्लैनेट कितना ज्यादा खतरनाक है, और इस टाइम जिस जंगल के अंदर तुम खड़े हो
वो इस प्लैनेट की खतरनाक तरीन जगह है। मुझे नहीं लगता कि तुम आगे बढ़ पाओगे या सरवाइव कर पाओगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इस जगह को बहुत अच्छे से जानती हूँ। पर डेक कहता है नहीं, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं। वो कहती है सोच लो, कालिस्क तक पहुँचने का रास्ता भी जानती हूँ मैं। ये सुनने के बाद डेक मान जाता है और उस लड़की को वहाँ से उठा लेता है और तब पता चलता है कि वो लड़की कोई इंसान नहीं थी, बल्कि वो एक सिंथेटिक थी, यानी इंसान और मशीन का एक कॉम्बो थी। डेक उसे अपने पीछे लटका लेता है और अपना सफर शुरू कर देता है। थिया अभी डेक को अपनी स्टोरी बता ही रही थी कि वो पिछले 2 साल से ही यहाँ पर अटकी हुई है कि तभी अचानक से एक उड़ता हुआ ड्रैगन आकर डेक के ऊपर हमला कर देता है और उसके हमले से डेक बेहोश हो जाता है। थिया अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को मारकर यहाँ से भगाती है और फिर डेक को होश में लेकर आती है और कहती है अब मानते हो ना कि तुम मेरे बगैर आगे नहीं चल सकते। डेक ने थिया को अब अपने पीछे लटका लिया था। चलते हुए अब इन्हें एक नदी को पार करना था जिसके अंदर खूनखार मछलियां थी। वो इन्हें खा जाती, लेकिन थिया को इन सारी मछलियों को मेंटली कंट्रोल करना आता था और इसी की वजह से ये लोग इस नदी को भी सेफली पार कर लेते हैं। नदी को पार करके ये लोग थोड़े सेफ जंगल में पहुंचे थे। डेक अपनी आसानी के लिए यहाँ से बेलें उतार कर उन बेलों के जरिए थिया को अपने साथ बांध देता है और फिर लंबा सफर तय करने के बाद ये लोग रात को आराम करने का सोचते हैं। थिया अपने बारे में डेक को बताती है कि उन्हें प्लेनेट अर्थ से इंसानों ने यहाँ पर भेजा है इस प्लेनेट की रिसर्च करने के लिए। इनको भी मिशन मिला है कालसिक नाम के मॉन्स्टर का शिकार करने का। वो बताती है कि इंसान बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, उनका यहाँ पर सरवाइव करना मुमकिन नहीं था, तो इंसानों ने हम जैसे सिंथेटिक बनाए, यानी इंसानों और मशीन के जरिए जैसे क्रिएचर को बनाया। मैं अपनी बहन टीसा के साथ यहाँ पर आई थी, पर यहाँ आते ही हमारे स्पेसशिप के ऊपर कालसिक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। उस हमले में मेरी टांगे टूट गईं और हम दोनों बहनें दूर हो गईं, जिसके बाद से 2 साल हो गए हैं मैं वहीं पर लटकी हुई हूँ। सीन कट होकर अब हमें थिया की बहन टीसा को भी दिखाया जाता है, जो इस टाइम अपनी स्पेसशिप के अंदर थी। उसने काफी हद तक अपनी स्पेसशिप को रिपेयर कर लिया था और स्पेसशिप के ही एक चैम्बर में इस टाइम वो बैठी हुई थी, जहां बहुत सारे रोबोटिक हैंड्स अब टीसा को रिपेयर कर रहे थे। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि टीसा भी फौरन से थिया को ढूंढना चाहती थी, वो उसके लिए काफी परेशान थी। खैर यहाँ पर सुबह भी हो जाती है और दोबारा हम डेक और थिया को देखते हैं, जो अब कालसिक के ठिकाने की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें खेतों से होकर गुजरना था जहाँ के पौधे बहुत ज्यादा नोकीले थे और इन्हीं खेतों के अंदर बहुत बड़े बड़े से मॉन्स्टर भी थे। थिया डेक को बताती है कि इन मॉन्स्टर्स से बचना होगा क्योंकि ये काले सिक के गार्ड्स हैं और वक्त पड़ने पर काले सिक इन्हें अपना शिकार भी बना लेता है। अभी ये लोग ये बातें कर ही रहे थे कि यहाँ पर एक छोटा सा क्रिएचर आ गया, बंदर की तरह उछल कूद करते हुए। वो डेक से कहता है अगर तुम चाहो तो मैं ये जगह पार करवाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर डेक को अब और किसी की मदद नहीं चाहिए थी। ये लोग बात कर ही रहे थे कि एकदम से वो बड़ा सा कालसिक का गार्ड इनके ऊपर हमला करने के लिए आ गया। इससे पहले कि वो इन तीनों को निकलता, वक्त रहते ही डेक अपनी लेजर वाली तलवार से उस मॉन्स्टर के दरमियान से 2 टुकड़े कर देता है। इससे पहले कि ये लोग भागते यहाँ से, एक दूसरा बड़े बड़े टेंटिकल्स वाला मॉन्स्टर इन दोनों को ही अपने टेंटिकल्स में पकड़कर उठा लेता है। इससे पहले कि ये क्रिएचर उन्हें खा जाता, पहले वाला वो बेबी क्रिएचर उस क्रिएचर के टेंटिकल को काटते हुए इन दोनों की जान उससे छुड़वा लेता है और गुस्से में ये क्रिएचर अब उस बेबी क्रिएचर को ही पकड़ लेता है। और इससे पहले कि वो उसे खा जाता, डेक दोबारा बहादुरी दिखाता है और एक बड़ी सी जंप करते हुए एक दरख्त को तोड़ देता है जिस पर उस क्रिएचर ने अपना टेंटिकल फंसाया हुआ था। दरख्त उस क्रिएचर के ऊपर गिरता है और दूसरी तरफ से डेक भी जंप करते हुए आता है और इस क्रिएचर की आंख में हमला करते हुए उसे मार डालता है। और ऐसे फाइनली तीनों की जान बच जाती है और अब यहाँ से ये तीनों एक साथ चलने का फैसला भी कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमें टीसा को दिखाया जाता है, जो अब अपनी बहन थिया को ढूंढने के लिए जंगलों में निकली थी और वहां पहुंच गई थी जहां पर डेक की क्रैश लैंडिंग हुई थी। स्पेसशिप से वो स्पेसशिप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चला लेते हैं कि ये स्पेसशिप योत्जा प्लेनेट से आई है और यहाँ पर एक योत्जा भी है। कड़ी से कड़ी मिलाने पर उसे भी समझ आ जाता है कि उसकी बहन भी उस योत्जा के साथ ही है। सीन कट होकर दूसरी तरफ हम दोबारा इन तीनों को देखते हैं जो रात गुजारने के लिए अब आग जला चुके थे। डेक और उस बेबी क्रिएचर को तो कुछ खाना था, इसीलिए वो दोनों अपने अपने लिए शिकार कर लेते हैं, पर थिया बताती है कि मैं एक सिंथेटिक हूँ, इसीलिए मुझे भूख नहीं लगती। इसके बाद थिया डेक से डेक के बारे में पूछती है तो डेक बताता है
कि मेरे डैड मुझे मारने वाले थे और मैं अपने आप को साबित करना चाहता था, जिसमें मेरे भाई ने मेरा साथ दिया। उसने मुझे स्पेसशिप में बिठाकर रीना प्लेनेट के लिए लॉन्च तो कर दिया, लेकिन पीछे से मैंने देखा कि मेरे डैड ने मेरे भाई को ही मार दिया था। और अब मैं हर हाल में अपने भाई का बदला लेने के लिए उस मॉन्स्टर को पकड़ना चाहता हूँ और अपने डैड को ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं और मेरे भाई गलत नहीं थे। दोबारा हम टीसा को देखते हैं, जो अभी भी डेक की स्पेसशिप के अंदर थी। वो यहाँ पे डेक के वेपन्स देखती है और उसे सबसे अच्छा वेपन वो लगता है जो किसी भी चीज को बर्फ में बदल सकता था। उस वेपन के साथ साथ वो सभी वेपन्स को अपने साथ ले जाती है। सुबह भी हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों ने दोबारा अपना सफर शुरू कर लिया था। चलते चलते ये एक ऐसी जगह पर पहुंचे थे जहाँ पर सब कुछ तबाह हुआ था। यह बताती है कि ये हमारी बेस हुआ करती थी, जिसे कालसेक और उसके लोगों ने तबाह कर दिया। इसी बेस में थिया को अपनी टांगे भी मिल जाती हैं और वो अपनी टांगों को उठाकर लैब के अंदर चली जाती है उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए। और यहाँ पर वो डेक से माफी मांगती है और कहती है, मैं बस अपनी टांगों तक पहुंचना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। मुझे तो खुद कालसेक का नहीं पता और ना ही मैं तुम्हारी उस तक पहुंचने में मदद कर सकती हूँ। ये सुनकर डेक गुस्से से पागल हो जाता है कि कैसे थिया उसे धोखा दे सकती थी। उसके जवाब में थिया उल्टा उसे कहती है, कालसेक वैसे भी बहुत खतरनाक है और तुम्हारे सारे हुनर मैं देख चुकी हूँ, तुम मुझसे नहीं लड़ पाओगे। मेरी बात मानो तो अपने प्लेनेट पर वापस चले जाओ। उसकी बातें सुनकर डेक उसे कहता है, देख लेना, तुम्हारे धोखे का अंजाम मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। ये कहकर वो बाहर गया ही था कि उसके सामने बहुत बड़ी सी क्रिएचर आ गई। असल में यही वो क्रिएचर कालसेक थी जिसके पीछे वो यहाँ आए थे। उसका मुंह इतना भयानक था कि जैसे ही उसने मुंह खोला तो डेक की आधी बॉडी के बराबर था। वो डेक के ऊपर हमला करता है। इससे पहले ही डेक अपनी लेजर वाली तलवार से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके नीचे से गुजरते हुए उसे चीर देता है। पर इस सब का कोई असर, कोई फायदा नहीं था। कालसेक के अंदर अपने आप को हील करने की पावर थी। डेक ने जितने भी हमले किए थे, 1 सेकंड से पहले उन सारे हमलों से कालसेक अपने आप को हील कर चुका था। गुस्से में आकर डेक उसकी दुम को उसके जिस्म से अलग भी कर देता है और फिर जल्दी से आकर उसकी गर्दन पर भी हमला करता है। वो उसके सर को उसके जिस्म से अलग कर देता है, लेकिन कालसेक एक ही वक्त में अपनी दुम और अपने सर को भी दोबारा अपनी बॉडी से जोड़ लेता है। वो इमॉर्टल था, मरना तो उसने था ही नहीं। आखिर में डेक जब एक चैन के जरिए कालसेक को पकड़ने की कोशिश करता है तो कालसेक उल्टा उस पर ही हावी हो जाता है। वो उसे मार सकता था, लेकिन बहुत ही अजीब काम हुआ। उसने डेक को सूंघा और छोड़ दिया। डेक भी हैरान था कि आखिर कालसेक ने उसे छोड़ कैसे दिया। टीसा भी हैरान थी कि कैसे कालसेक डेक की जान बख्श सकता है। हालांकि वो इस टाइम उसी के चुंगल में था। वो जानती थी कि अब कालसेक उनके ऊपर हमला करने के लिए आएगा, इसीलिए वो डेक के स्पेसशिप से लाए हुए हथियार के जरिए उन लोगों को बर्फ में बदल देती है और ऐसे वो फ्रीज करके इन दोनों को पकड़ लेती है। लैब में लाने के बाद वो कालसेक के साथ साथ डेक के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट शुरू कर देती है ताकि वो इनके बारे में और जान पाए। और इस सब की वजह से वो अपनी ही बहन थिया को साइड पे कर देती है और थिया अपनी बॉडी को जोड़ नहीं पाती। इसी वजह से थिया अब टीसा से भी नाराज थी और डेक तो पहले से ही थिया से नाराज था। वो कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया और तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। यहाँ पर खुश थी तो सिर्फ थी टीसा, जो कहती है, मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी जब वो जानेंगी कि मैंने तुम दोनों को पकड़ लिया है। वो मॉम उस साइंटिस्ट को कह रही थी जिसने टीसा और थिया को बनाया था। इस टाइम थिया टीसा से कहते हैं, हमारा यहाँ आने का मकसद सिर्फ कालसेक को पकड़ना था। डेक को हमने क्यों पकड़ा है, उसे छोड़ देते हैं, उसने मेरी जान भी बचाई है और वही मुझे यहाँ तक लेकर भी आया है। टीसा इस टाइम थिया की एक बात नहीं सुन रही थी और पूरी तरह से अपने काम में ही मसरूफ थी। डेक के ब्लड सैंपल्स लेने के बाद टीसा उन्हें टेस्ट करने के लिए चली जाती है और यहाँ इन पर नजर रखने के लिए टीसा का रोबोट आ जाता है, जिससे थिया अपनी बातों में लगा लेती है और उसके जरिए डेक को आजाद करवा देती है। पता चलता है कि टीसा ने इस स्पेसशिप को लॉन्च भी कर दिया था अर्थ पर जाने के लिए और साथ ही उसने अर्थ पर इन्फॉर्म भी कर दिया था कि वो 2 एलियंस को लेकर आ रही है। पर क्योंकि अब डेक छूट चुका था, वो इसी स्पेसशिप का दरवाजा खोलकर उस पर से जंप कर देता है। डेक फौरन से अपनी स्पेसशिप में आता है अपने वेपन्स लेने के लिए और स्पेसशिप को दोबारा तैयार करने के लिए, ताकि वो टीसा का पीछा करके कालसेक को हासिल कर सके। पर इतने में ही टीसा को पता चल जाता है कि डेक भाग चुका है, इसीलिए वो दोबारा उसे पकड़ने के लिए वापस आने का फैसला करती है और इस मर्तबा वो अपने रोबोट्स की फौज से कहती है कि अब की बार अगर डेक ऐसी कोई हरकत करे तो उसे मार देना। उस मरे हुए को भी अर्थ पर ले जाकर हमें इनाम ही मिलेगा। थिया, जो टीसा के इस प्लान में बिल्कुल भी साथ नहीं थी, बल्कि वो डेक की जान बचाना चाहती थी, वो यहाँ पर बाकी सिंथेटिक्स और रोबोट्स को रोकने का काम करने लग जाती है।
उसकी टांगे फिलहाल जो उसकी बॉडी से अलग थी, लेकिन इस टाइम उसकी माइंड के साथ ही जुड़ी हुई थी। वो भी थिया के लिए काम करती हैं और उनके अपने ही काफी सारे सिंथेटिक्स और रोबोट को मार देती हैं, जबकि थिया खुद भी बहुत सारे रोबोट्स से लड़ रही थी। फाइनली अब बाहर आकर थिया अपने आप को अपनी टांगों से जोड़ भी लेती है और अपनी बॉडी को कंप्लीट भी कर लेती है, जिसके बाद वो अब अपनी बहन टीसा से भी लड़ने के लिए तैयार थी। पर टीसा से लड़ना अब आसान नहीं रहा था, क्योंकि टीसा एक बहुत बड़े रोबोट के अंदर आ गई थी। ये रोबोट बहुत ताकतवर था और बहुत ही ज्यादा बड़ा था। टीसा इसके अंदर बैठकर इस रोबोट को कंट्रोल कर रही थी। इधर दिखाया जाता है कि डेक को दोबारा वो बेबी क्रिएचर मिला था, जो डेक को बताता है कि वो भी खालसिक ही है और बड़े मॉन्स्टर का बेटा है, और वो भी अपनी मॉम को ही ढूंढना चाहता है। डेक उसे अपने साथ मिलाकर टीसा की स्पेसशिप के पास ले आता है और स्पेसशिप के अंदर जाने से पहले वो जंगल से कुछ खतरनाक पौधे लेकर अपने लिए हथियार बनाता है, और इन्हीं हथियारों से वो टीसा के कई सिंथेटिक रोबोट्स को मार देता है। इससे पहले कि वो सबको मार देता, उसके सामने टीसा आ जाती है बड़े से रोबोट में बैठकर, और अपने बड़े से चेन सॉ जैसे हाथ के जरिए बार बार डेक को मारने की कोशिश करते हैं। डेक हर तरीके से उससे लड़ने की और बचने की कोशिश कर रहा था, पर नाकाम हो रहा था। इतने में ही हमें थिया को दिखाया जाता है, जो अब अपनी बहन का लेंस लगाते हुए वो चैम्बर खोल देती है जहाँ पर कालसिक को उसने बांध कर रखा हुआ था। उसने इस क्रिएचर को आजाद किया था सिर्फ डेक की जान बचाने के लिए। कालसिक भी कैद में गुस्से में पागल हुआ था। आते ही वो इस रोबोट पर एक ही वार करता है और ये रोबोट बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, और फिर इस रोबोट का ऊपर वाला चैम्बर तोड़ते हुए वो टीसा को भी निकाल कर निगल लेता है। फाइनली इनको लग रहा था कि इन्होंने ये लड़ाई जीत ली। ये लोग सुख का सांस लेते हैं और डेक कालसिक के बेटे को उसके पास लेकर आता है, जिसे मिलकर कालसिक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पर हमें रिवील होता है कि कालसिक ने डेक को इसीलिए नहीं मारा था क्योंकि उसे डेक की बॉडी से अपने बेटे की खुशबू आ रही थी, और वो काफी अरसे से अपने बेटे को ढूंढ रहा था। डेक भी कालसिक के मुंह पर प्यार करता है और कालसिक अब थिया से भी मिलता है, वो भी बहुत ज्यादा प्यार से। और हमें पता चलता है कि कालसिक बहुत ज्यादा ताकतवर होने के साथ साथ रहम दिल भी है। अब इनका मिलना मिलाना चल ही रहा था कि एकदम से कालसिक फ्रीज हो गया, और ये किया था टीजा ने, जो कालसिक की बॉडी के अंदर अभी भी जिंदा थी, और उसके पास सबको फ्रीज करने वाला डेक का वेपन भी था, और उसी का इस्तेमाल करते हुए उसने कालसिक को फ्रीज किया था। जिसके बाद टीसा बर्फ के इस मॉन्स्टर को तोड़ते हुए इसमें से बाहर निकल आती है और आते ही डेक पर हमला करती है। पर तभी पीछे से उसी की बहन थिया उसके ऊपर हमला करते हुए उसे कमजोर कर देती है, और फिर अगला हमला उसके ऊपर डेक करता है और उसकी गर्दन को ही उसके जिस्म से अलग करते हुए फाइनली उसे मार देता है। डेक का अब यहाँ पर कोई काम नहीं रहा था, क्योंकि कालसिक तो मर ही गया था। इसीलिए वो थिया और छोटे मॉन्स्टर को लेकर अपने प्लैनेट योतजा के लिए निकल जाता है, और जैसे ही अपने डैड के सामने जाता है तो उसके डैड आज भी उसे देखकर गुस्सा होते हैं और कहते हैं चले जाओ यहाँ से, आखिर आते ही क्यों हो तुम यहाँ पर। ये सुनकर डेक कहता है आज तो मैं आपका सर ऊंचा करने के लिए आया हूँ, देखें तो सही मैं किसको लेकर आया हूँ। मैंने 2 एलियंस का शिकार किया है, अब तो आपको मुझे कबीले में शामिल करना ही होगा। डेक के डैड को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं था, इसीलिए वो अपने 2 योद्धा को डेक को मारने के लिए भेज देते हैं। पर डेक जितनी मुश्किलें सह आया था, जितने बड़े बड़े मॉन्स्टर से लड़ आया था, इन 2 योद्धा से लड़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो बड़ी आसानी से एक ही टाइम में दोनों से लड़कर दोनों को हरा देता है। लेकिन उसके बावजूद भी उसके डैड को उस पर रहम नहीं आता और खुद उससे लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं। डेक के अंदर गुस्से और नफरत की आग भर जाती है और वो अब अपने डैड से भी लड़कर उन्हें भी हरा कर मार देता है। इससे पहले डैड उनके कबीले के सरदार हुआ करते थे, पर क्योंकि डेक ने उनको भी मार दिया था और डेक का भाई पहले ही मर चुका था, इसीलिए सरदार अब डेक बन गया था। और डेक की सारे इज्जत भी इसीलिए करने लगे थे क्योंकि वो 2 एलियंस को लेकर आया था। इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि एक और एलियन शिप तेजी से इनके प्लैनेट की तरफ बढ़ रही थी। सभी देखकर कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कौन आ रहा है, तो डेक सबसे कहता है इसमें मेरी माँ आ रही है। डेक अपनी माँ कालसिक को कह रहा था या किसी और को कह रहा था। इसी मिस्ट्री के साथ ये एलियन मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।